आप सब लोगों का आज के इस प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत है। राजस्थान के अंदर एक बेहतरीन बजट है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आने वाला वित्तीय वर्ष के अंदर राजस्थान में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करेगा। उसमें नागौर के अंदर भी जो बजट घोषणाएं हुई है उसके अनुरूप नागौर के अंदर धरातल के अंदर उनको जमीनी स्तर के ऊपर लागू करना नागौर के प्रशासन का और प्रभारी मंत्री के तौर पर मेरा प्राथमिकता रहेगी। जो बिजली के संदर्भ में, फसल बीमा के संदर्भ में जो भी स्थितियां है उसमें हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। नागौर के अंदर आप बैठक लिए, आपने क्या क्या तय किया गया है? नागौर किस तरह विकास की गति को लेकर आगे बढ़ेगा, मेडिकल कॉलेज को लेकर या तमाम दूसरी योजनाएं उसको लेकर धरातल पे किस तरह आगे बढ़ेगा? मेडिकल के अंदर हम लोगों ने पिछले पूरे साल के अंदर कोरोना कोविड-19 के अंदर उसके मुकाबले के अंदर पूरा प्रशासन और पूरे जनप्रतिनिधि पूरा का पूरा नागौर लगा हुआ था और बेहतरीन काम नागौर के अंदर कोविड-19 के संदर्भ में हुआ। अभी भी कोविड-19 पूर्ण तरह से हम लोग इस पर विजय हासिल नहीं कर सके और जो अभी की स्थितियां हैं उसमें हम लोग भविष्य के अंदर इसको कैसे पूर्ण तरह से इससे विजय प्राप्त करें, ये इसके बारे में चर्चा होगी। सर, आप जो कोरोना के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, वो कोरोना का वैक्सीनेशन का कार्य नागौर के अंदर बेहतरीन कार्य हो रहा है। जो पहली डोज लगने के बाद में जो दूसरी डोज 28 दिन बाद में लगने का जो हमारी व्यवस्था थी उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो अध्ययन हुआ, जो रिसर्च हुआ, उससे भारत के अंदर भी कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। वो 28 दिन की जगह वो 4 सप्ते, 6 सप्ते, 8 सप्ते का प्रावधान किया गया। वो भविष्य के अंदर जो कुछ भी तय होगा उसको धरातल के अंदर लागू कैसे कर सके। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत हुई, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मॉडल CSC बने, ये राजस्थान सरकार का प्राथमिकता है। उसके अंदर वहाँ के स्थानीय विधायक अपने विधायक कोष से, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही विधायक कोष का व्यवस्था राजस्थान में है, बाकी जो लोकसभा सदस्य जो कोविड कोरोना के कारण जो आर्थिक स्थितियाँ पूरे भारत में हुई है वो 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी और राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के अंदर विधायकों को मिल रहा है उसको प्राथमिकता से हम लोग मेडिकल सेक्टर के अंदर खर्च करें, ये तय किया। तो इस पर हम लोग कार्य करते हैं। सर, आने वाले वक्त में सरसों और चने की समर्थन मूल्य की खरीद होगी। राजस्थान में क्या पैमाना तय किया गया है, कितने केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह व्यवस्था होगी? नागौर के अंदर जो केंद्र पहले से स्वीकृत है उसी तादाद के अंदर केंद्र स्वीकृत हुए हैं। पिछले साल से इस साल खरीद के अंदर तादाद कम थी। उसका एक कारण ये कि जो बाजार मूल्य है वो खरीद मूल्य से ज़्यादा होने के कारण किसान के पास दोनों विकल्प हैं कि वो जाकर खरीद केंद्र के अंदर भी बेच सकते हैं और बाजार के अंदर भी बेच सकते हैं। तो इसलिए उसके अंदर तादाद के अंदर कमी आई है, पर सरकार खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे जिला हॉस्पिटल में 26 वेंटिलेटर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये बात भी आई है कि वो लोग सक्षम नहीं है चलाने में, वेंटिलेटर नहीं जमाने के। वेंटिलेटरों को खरीद इसलिए हुई थी ताकि कोरोना काल में मरीजों के काम आ सके, लेकिन उनका उपयोग हो नहीं पा रहा। मैंने इस बैठक के अंदर भी वेंटिलेटर के संदर्भ में व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। वेंटिलेटर है हम लोगों के यहाँ, ऑक्सीजन भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और दूसरे अस्पतालों के अंदर व्यवस्था हुई भी है और वेंटिलेटर के माध्यम से जिस किसी को भी आवश्यकता है उसको जरूर हम लोग व्यवस्था करेंगे। नागौर के अंदर ऐसी व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। फसल खराबी की क्या स्थिति आई है जिले में? पिछले दिनों के अंदर प्राकृतिक आपदा के कारण 3 प्रकार से फसलें खराब हुई। एक तो तूफान आया उससे, एक ओलावृष्टि, एक अतिवृष्टि। तो
सरकार ने गिरदावरी का 2 दिन पहले फैसला किया है कि गिरदावरी करी जाए और जो भी आकलन होगा उसके अनुरूप हम लोग उनको करेंगे। सर और ये दूसरा जो फसल बीमा के अंदर जो नियम बने हुए हैं, जो समय सीमा तय की हुई उसके अंदर किसान को जो टोल नंबर है उसके अंदर उसको सूचित करना है। मैंने प्रशासन से भी ये बात साझा की। मैं व्यक्तिगत तौर पर नागौर की तमाम मीडिया से मदद मांग रहा हूँ कि उन किसानों तक जो भी बीमित किसान हैं उन तक ये व्यवस्था की सूचना पहुँचाने में आप लोगों की अहम भूमिका हो सकती है कि आपके पास जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर टोल फ्री नंबर के ऊपर अगर आप वो सूचना दे देंगे तो उनको फसल खराबा का फसल बीमा के मार्फत से उनको फायदा हो सके। दूसरी समस्या सर ये है कि मतलब शहर में अभी आपने जनसुनवाई की थी, सबसे ज्यादा मतलब पानी से जुड़ी समस्याएं थी। नागौर शहर के अंदर सबसे बड़ी मतलब ये समस्या है आज की तारीख में। पिछले 15 या 20 दिनों में 5 से 6 प्रदर्शन हो चुके हैं, कलेक्ट्रेट पर हो चुके हैं, नगर परिषद में हो चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। पानी के संदर्भ के अंदर पिछले 1.5-2 महीने में 2 दफे जो IGNP इंदिरा गांधी नहर वो क्षतिग्रस्त होने के कारण पीछे से पानी का आगमन के अंदर बाधा पहुंची। फिर अभी एक बड़ा क्लोजर, आज तक का जितना बड़ा क्लोजर नहीं था वो इस बार रिपेयरिंग के संदर्भ में वो क्लोजर लिया। इसके कारण पानी के अंदर व्यवस्थाओं के अंदर कुछ न कुछ बाधा और आने वाले समय में इसको सुचारू, जितना हम लोगों के पास पानी उपलब्ध है उसको सुचारू ढंग से हम लोग प्रत्येक गांव तक मोहल्ले तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसकी चर्चा और व्यवस्था हम लोगों ने की। समस्या हुआ नहीं है सर, इसमें यह शहर में इस तरह मतलब यहाँ की इस तरह समस्या है कि वहाँ पर सर्वाधिक पानी मतलब बिक्री हो रहा है, मतलब यहाँ पर वेस्ट बह रहा है, मतलब लीकेज ज्यादा है सर्वाधिक। यहाँ का जो सिस्टम है पूरी तरह फेल हो चुका है। यहाँ सर जो है ना ये जो नहरबंदी हुई थी ना उससे पहले से प्रॉब्लम चल रही है। अमृत योजना की लाइनें भी डाली हुई है, पुरानी लाइनें भी चल रही है। जो सप्लाई होती है वो दोनों लाइनों में चालू है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं आता। आधी कॉलोनी में आता है, आधी में नहीं आता। प्रॉब्लम इस टाइप का है। पानी पहुंच रहा है, दूसरे हिस्से में नहीं पहुंच रहा। एक गली में पानी आ रहा है, दूसरी गली वाला कह रहा है मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा। तो कॉलोनियों में आपस में भी विवाद है और यहाँ कोई समाधान हो नहीं पा रहा। तो कर्मचारी आते भी, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट होती नहीं आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे समाधान। 5-5, 6-6 तो वॉल लगा रखे जगह जगह। और जो ड्राइंग इन लोगों ने दे रखी है, उन्होंने मौजूदगी में ये चीज देखी है कि ड्राइंग में जहाँ वॉल बता रखा है वो वॉल ही नहीं, उससे 10 मीटर दूर वॉल है। टेक्निकल रिपोर्ट है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है? इन दोनों में कमी आपको कहाँ महसूस होने में? टेक्निकल है, लेवलिंग नहीं है, लेवलिंग नहीं है, प्रेशर नहीं होता, पानी नहीं आता। 4 घर में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा। एक तो उसके डिजाइन में टेक्निकल कोई ना कोई फॉल्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये है कि उसके वितरण के अंदर उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा नहीं सर, ये यहाँ की व्यवस्था सर वहाँ लेना 3 महीने पहले तक जब नगर पालिका का नया बोर्ड नहीं बना था उससे पहले तक सब जगह पानी आ रहा था। वही कॉलोनियाँ, वही लोग है, वही टंकियाँ है। 3 महीने में अचानक ऐसा क्या हो गया? जबकि नहरबंदी अभी हुई है 15 दिन में। मैं ये पता करता हूँ और उनके नगर पालिका और इनके PHD के डिपार्टमेंट से लोगों के साथ बैठकर इसको एड्रेस करेंगे। 11 ऑलरेडी पानी आ रहा है, बहुत बड़ी मैं- मात्रा होती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बात 13 MLD की मतलब आवश्यकता है, लगभग 18 MLD सप्लाई किया जा रहा है तुरंत। बाकी सारा वो वेस्ट बना हुआ है, मैं इसको खुद ये चोरी हो जाता है, ये चीजें हो रही है। मैं खुद इसको एड्रेस इससे मतलब आम जनता परेशान। आपके पास भी शिकायतें हम होंगी? आई थी और हम लोगों ने इसमें चर्चा करी, इसकी व्यवस्था हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकें। बाकी इसी सिस्टम के कारण जो मतलब यहाँ पर लाइनें डाली गई हैं, इस कारण से शहर की सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है। यहाँ पर मतलब आप कहीं पर किसी गली से निकलोगे आप निकल नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति है पूरे शहर की। जो- पिछली बार जब आप आए थे तो अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद आपने कहा था कि नागौर के विकास का एक प्राथमिकता के आधार पर एक एजेंडा बनेगा, वो कुछ तैयार हुआ क्या? नागौर के विकास के प्राथमिकता का एजेंडा के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो बजट घोषणाएं हुई वो उसी में कदम के अंदर है कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात और प्रभारी मंत्री के तौर पर मैंने भी बात सरकार के अंदर पहुंचाई और बजट का फैसला विशेषकर नागौर में सड़कों के संदर्भ में जो हम लोगों को कमी नजर आ रही थी कि काफ़ी तादाद के अंदर सड़कें स्वीकृत हुई, तो उसी रोड मैप के अंदर हम लोग चल रहे हैं। ये सर घोषणाएं जो है बजट की वो तो कई 18 की बाकी है, 19 की बाकी है। देखो अगर घोषणा के संदर्भ में आप लोग देखो तो सिर्फ एक घोषणा के ऊपर भी कार्य चल नहीं रहा है, वो है मेडिकल कॉलेज का। उसके अलावा घोषणाओं के ऊपर जो भी मेडिकल बजट कॉलेज चल रहा है सर काम? नहीं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का नहीं चल रहा।
मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ लैंड अलॉटमेंट हो चुका, वो लैंड अलॉटमेंट भी, भूमि आवंटन भी हम लोग ये मानना है, यहाँ के जिला प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का मेरा ये मानना है कि जो 50 बीघा हम लोगों ने दिए आज के समय में तो वो पर्याप्त है। आने वाले समय के अंदर वो मेडिकल अस्पताल के अंदर आज ही अगर हम लोग बड़ी भूमि आवंटन करेंगे तो उसका एक्सपेंशन ढंग से हो सकेगा और जो भी मरीज है, वहाँ के स्टाफ है, उनको सहूलियत है। तो उसके अलावा हर बजट अनाउंसमेंट के अंदर कार्य चल रहा है। एक सर ये पटवारी हड़ताल पर है, फिर ये गिरदावरी कैसे होगी? गिरदावरी के संदर्भ में या किसी भी राजस्व काम के संदर्भ में राजस्व विभाग की तरफ से ये आदेश हुआ हुआ कि पटवारी का कार्य जहाँ भी उनका अतिरिक्त चार्ज है, वो अतिरिक्त चार्ज के अंदर दूसरा उनका अधिकारी, उसके सक्षम या उससे ऊपर का अधिकारी वो कार्य कर सकता है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में भी हम लोगों ने ये बैठक करी, जो प्राकृतिक आपदा राजस्थान के अंदर आई हुई है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, कुछ फैसले भी करी। उस बैठक में भी हम लोगों ने ये तय किया, मैंने व्यक्तिगत तौर पर आज वापस आपके माध्यम से जो मेरे परिवार के हैं पटवारी, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो हालात बने हुए उसके अंदर आप अपनी जो अतिरिक्त चार्ज का कार्य नहीं करने का आपने फैसला किया, इसको आप विड्रॉ करो। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी जो भी मांगे उसको मैं उस मांगों के ऊपर मैं फैसले करवाने के लिए प्रयासरत हूँ और फैसले होंगे। और ये कि ये सोच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी है, उन्होंने भी मुझे और बाकी जो अधिकारी हैं उनको ये बात कही कि आप राजस्थान के पटवारियों को आश्वस्त करो कि उनके हक के अनुरूप फैसले होंगे। दूसरा सर एक शहर का इश्यू है, शहर के अंदर पुराना अस्पताल है, बड़ा भवन है, वो मतलब आज खाली पड़ा है, तो उसके अंदर शहरवासियों की बड़ी मांग रही है कि यहाँ पर वर्तमान में डिस्पेंसरी संचालित हो रही है। शहरवासियों की मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ संचालित हो। कई सरकारों हो जाएंगे, आपके आगे मांग रख चुके हैं शहरवासी, लेकिन इसका कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। उस संदर्भ के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है, उसमें यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय से भी मेरी चर्चा हुई, उस पर कार्य चल रहा है। आने वाले समय के अंदर उसमें एक बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक बनकर शहर को अंदर कोई न कोई अतिरिक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से फायदा। ये अस्पताल के कारण तो हबीब साहब हार गए सर। एक सर पुड़िया, 2 पुड़िया बन रहे हैं। देखो ये पत्रकार महोदय अपन विश्लेषण करने तो बैठे नहीं सर, ये पत्रकार वार्ता सर, आपका कोई सवाल हुए हाँ सर, तो अपन इसके लिए अलग से कोई अलग से बैठक कर लेंगे, उसमें अपन विश्लेषण भी कर लेंगे। सर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, वर्तमान सीएम अशोक गहलोत जिस हेलीकॉप्टर का उपयोग करते थे वो सरकार बेचना चाह रही है। 7 बार में 11 बार उसका नीलामी बोली लगी। 30 करोड़ की लागत का हेलीकॉप्टर 4 या 5 करोड़ में बेचना चाह रही है। वजह क्या, नीलाम क्यों नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? वो बाजार के अंदर जब कभी भी ऑक्शन होता है तो ऑक्शन के अंदर ये अधिकार खरीदारों के पास है, बेचने वालों के पास अधिकार नहीं होता कि वो बेचे। उन्होंने तो बाजार के अंदर उसको ऑक्शन के तौर पे ऊपर दे दिया। वो जो भी न्यूनतम बोली वो तय करना, जो इस हेलीकॉप्टर के संदर्भ में बाकी ऑप्शन के अंदर वो तय करना सरकार के पास है, वो तय कर लिया। कोई उसको ले नहीं रहा तो जोर जबरदस्ती तो किसी को उस न्यूनतम दर के अंदर सरकार हेलीकॉप्टर दे नहीं सकती। सर आने वाले वक्त में नागौर जिले में कई जो ब्लॉक हैं लाइमस्टोन के, उसको सरकार नीलाम भी कर रही है, कुछ बिके भी हैं। तो वर्तमान में सरकार के पास क्या एजेंडा है लाइमस्टोन को लेकर, कितने ब्लॉक नीलाम? नागौर के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन, उन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अच्छा औद्योगिक विकास, ये सरकार की सोच है। उसमें लाइमस्टोन के जो ब्लॉक्स हैं उनके कई ब्लॉक्स का अलॉटमेंट हो चुके हैं और जो बाकी बचे हुए ब्लॉक हैं उनको चाहे सीमेंट फैक्ट्री के लिए और सीमेंट फैक्ट्री के अलावा यहाँ मिनरल ग्रेड का भी लाइमस्टोन है, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी आगे की रणनीति है। सर एक अंबुजा का सीमेंट प्लांट बन रहा है, हालांकि ये एडवांस सवाल है, लेकिन लोगों को ये शंका है कि स्थानीय लोगों को इस प्लांट में रोजगार नहीं मिलेगा। तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसके लिए, क्योंकि प्लांट तो बनने वाला है सर, काम भी थोड़े समय बाद चालू हो जाएगा, तो क्या कोई उनको पाबंद करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा ताकि लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले? नहीं, ये एक तरह का हम लोग एडवाइस के तौर के ऊपर तो जो भी उद्योग है उनको असल में ये कहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता है।
जिस किसी क्षेत्र के अंदर उनकी योग्यता है उस क्षेत्र के अंदर भी स्थानीय अगर मानव संसाधन अवेलेबल हुई, उपलब्ध हुई, तो उसके अंदर उनकी प्राथमिकता दी। अम्बुजा के संदर्भ में भी उनके जो मैनेजमेंट है उनको सरकार एक ही ये बात करेगी, जिला प्रशासन एक ही ये बात करेगी, जो स्थानीय लोग हैं अगर वो अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उनको प्राथमिकता से उनको रोजगार दिया जाए। एक इश्यू सर आपके विभाग से जुड़ा है कि गोचर भूमि है सरकारी जहाँ भी है, नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक है गोचर है, लेकिन अधिकतर गोचर भूमि मतलब दूसरे लोगों के अंदर में है, मतलब वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहा है, उसमें कोई अभियान ऐसा नहीं चल रहा, नहीं उनको हटाया जा रहा है, जबकि ये अभियान से हटना चाहिए था इस अतिक्रमण, लेकिन वो हो नहीं रहा है सर। देखो, गोचर भूमि के संदर्भ में मेरा विभाग, राजस्व विभाग का स्पष्ट सोच है, अनजाने में या गरीब व्यक्ति मजबूर अगर कोई गोचर भूमि के अंदर बैठा है तो उसमें नियमों में भी ये प्रावधान है कि उनको शिथिलता देकर और उनको वो अलॉटमेंट किया जाए। और कोई अगर भू माफिया उस जमीन को दबाने की मंशा से है तो उसको कतई राजस्व विभाग उसको सहन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, उनको बेदखल किया जाएगा। नहीं सर, तो जो ये गोचर के संदर्भ में स्पष्ट है, पहले जो नियमों के अंदर प्रावधान था उसके अंदर हम लोग उनको आवंटन नहीं कर सकते। उन नियमों के प्रावधान के अंदर मैंने एक राजस्व मंत्री के तौर के ऊपर उसमें संशोधन किया। उन संशोधन के माध्यम से हम लोग उनको आबादी में आवंटन नहीं कर सकते, पर जो लोग उस पर बैठे उन बैठे हुए हैं उसके अंदर SC, ST, OBC या BPL उन लोगों को आवंटन करने की हम लोगों के नियमों के अंदर संशोधन करेंगे। उसके अतिरिक्त जो सरकारी कार्य के अंदर अगर वो जमीन की आवश्यकता है, कब्रिस्तान के अंदर है, शमशान के अंदर है, उसके अंदर हम लोग करें, या फिर उसमें गौशाला कोई खोलना चाहते हैं तो गौशाला के लिए ये नियमों में संशोधन पहले राजस्व मंत्री ये बात सही है सर, लेकिन इसमें कई प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके अंडर में ये मतलब गोचर भूमि है, जैसे ऐसा अभियान इसमें चलना चाहिए जिसमें ये मुक्त हो सके। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जो प्रभावशाली है, मैं आपको भी और आपके माध्यम से नागौर के अंदर ऐसे जो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर इस तरह की गोचर भूमि उन लोगों ने कब्जा की हुई है मेरे संज्ञान में आएगी तो बिल्कुल मैं पहले उनकी जांच कराऊंगा। उनका जो खत्म कर दिया वो सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर है सरकारी जमीन, लेकिन वहाँ पर खेती हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है, जबकि उसको छोड़ना चाहिए था, उसमें पूरी पत्रकारी होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी क्यों सर के अंदर भी जो गोचर जमीन है उसमें प्रभावशाली लोग लंबे समय से कब्जा कर, आपके परिवार भी पेश हुआ था जयपुर में, जांच के आदेश भी हुए, कमेटी भी बनी है, लेकिन 600 बीघा जमीन आज तक मुक्त नहीं हो पाई। वजह क्या है? प्रभावशाली लोगों के लिए अलग है क्या कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो गोचर भूमि या किसी भी सरकारी भूमि के ऊपर वो नाजायज कब्जा करे। ठीक है सर।